हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे साथ बीएसटी की क्लास में बेटा जी। और आज हम सेकंड बुक करने वाले हैं अपनी स्टार्ट, ठीक है। और अब देखो, आप करोगे भैया आपने तो अब बुक स्टार्ट करी है हमारी सेकंड, क्या हो गया? करी है ना, कर तो दी ना, हो जाएगी पूरी। डर क्यों रहे हो? आप दिन मत देखो, उसमें घंटे आवर्स मिनट्स ये सब चीजें देखो यार, बहुत समय है, ठीक है। और आपका सब कुछ हो जाएगा, पीवाईक्यू वगैरह जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक सब कुछ आपको मिल जाएगा। और हाँ, आज रात को 12 बजे आपको इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे बीएसटी के, जो आपको कंप्लीट करने हैं। प्लस में अगर मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस भी आपको दे दूं, पर एक चीज और ध्यान रखना, 21 की नाइट को, ठीक है, 3 बजे आपको आपका पेपर भी मिल जाएगा जो बीएसटी का आने वाला है, ठीक है, 22 तारीख की सुबह में आपके हाथों में। ओके, तो इस चीज के वेट में जरूर रहना, ठीक, और सपोर्ट करते रहना। और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो तभी आपके पास पहुंच पाएगी वो वाली पेपर वाली, जब आप मेरे को सब्सक्राइब करके रखोगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अब अपनी सेकंड बुक का पहला चैप्टर, और देखा जाए तो चैप्टर नंबर 9, ठीक है, जो कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन इतने ज्यादा आते हैं इससे, और काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होता है। ओके, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लॉन्ग है और डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोल रखा है एक पूरे बुक की, ठीक है, वीडियो में डालूंगा, जो शॉर्ट में डालूंगा, ठीक है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन फिलहाल अभी डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत है, मैं समय कम नहीं समझता कभी भी, ठीक है, समय बहुत है हमारे पास आज भी। क्लियर, चलो करते हैं स्टार्ट। जी आप देख रहे हो यहाँ पे, मत देखो कुछ भी यार, अब देखो, देखना जरूरी है, देखते नहीं हो। देखो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, तो अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाले हैं। और सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ते हैं कि बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है। देखो, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे फाइनेंस से मतलब है पैसा, पैसा, ठीक है, पैसे से मतलब है यहाँ पे फाइनेंस से। तो हमें पैसा चाहिए होता है ना अपने बिजनेस करने के लिए, ठीक है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, फाइनेंस कहलाता है। तो देखो, अब ये फाइनेंस जो होता है दो तरीके का हो सकता है हमारा। देखो, एक तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरनली इसको कलेक्ट कर सकते हैं, लाइक जैसे कि हमारे जो पार्टनर या शेयर होल्डर से हम ले सकते हैं। वही हम दूसरा कर सकते हैं, जैसे कि हम बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेज से डालें, लाइक डिबेंचर्स इशू करके या शेयर्स इशू करके, किसी भी तरीके से, मतलब जिसे हम डेब्ट कह सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, फाइनेंस की सोर्सेज है। तो बस अब इसी चीज को हमें क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या, मतलब पैसे का मैनेजमेंट करना है, कि पैसे को कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है हमें, वो इसके अंदर हमें पढ़ना है बेटा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं बिजनेस फाइनेंस की। बहुत छोटी सी मीनिंग है। देखो, मनी रिक्वायर्ड, वो पैसा, ठीक है, जो हमें चाहिए कैरी आउट करने के लिए बिजनेस एक्टिविटीज। ओके, एंड इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस। वो पैसा जो हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उसकी एक्टिविटीज करने के लिए चाहिए होता है, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस, ओके, या एम्स। एम्स बोलो या इंपॉर्टेंस बोलो, एक ही बात होती है। तो देखो, इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। देखो, सबसे पहले तो बेटा ये क्या करता है, रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ फंड प्रोक्योर। फंड को हम जब इकट्ठा करते हैं, फंड मतलब पैसे को जब हम इकट्ठा करते हैं, तो उसमें काफी सारा खर्चा आता है, तो उस खर्चे को ये क्या करता है, कम करता है। हम पहले से क्योंकि उसको मैनेज करके रखते हैं इसलिए। दूसरा, कीप रिस्क अंडर द कंट्रोल, जो खतरा होता है हमारा फंड को लेकर, वो हमारा कम करता है, ठीक है, मतलब कंट्रोल में रखता है उसको। एंड अचीव इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट फंड, और साथ में एक इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट फंड हमें क्या करके देता है, कलेक्ट करके देता है, ओके, इकट्ठा करके देता है। देन उसके बाद इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी किसकी, सफिशिएंट फंड की, कि कहां से हमें आएगा वो फंड इस चीज की। एंड व्हाइल अवॉइडिंग आइडल फंड। आइडल फंड मतलब बेटा कि हमें फंड तो है हमारे पास, पर पूरा नहीं है, सफिशिएंट फंड नहीं है, उसे हम आइडल फंड कहते हैं। तो हम एक आइडल फंड ना कर एक सफिशिएंट फंड हमें रखना अपने क्या करते हैं, पसंद करते हैं। आइडल फंड देखो कुछ भी हो सकता है, ज्यादा कम कुछ भी, ठीक है। चलो जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखो कौन कौन से एग्जांपल है। देखो, चार हमारे एम थे, और इन चारों एम्स को हमारे कुछ, ठीक है, फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, जो एग्जांपल्स में मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले आपका साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस में हम कितने एसेट्स यूज कर रहे हो, ठीक है, क्या कंपोजिशन है, क्या साइज है उनका, वो। उसके बाद क्वांटम ऑफ द करंट एसेट्स। क्वांटम मतलब कितने क्वांटिटी में आपके करंट एसेट्स है, ओके, मतलब वो एसेट जो 1 ईयर के अंदर आप क्या कर सकते हो, कभी भी ब्रेकअप कर सकते हो। ब्रेकअप मतलब उनको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू कैश एंड इन्वेंटरी एंड रिसीवेबल। तो बेटा जी बिजनेस के अंदर ब्रेकअप मतलब होता है कन्वर्ट करना, ओके, लिख लेना। द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड, और फिर डिपेंड करता है कि हमें फंड लॉन्ग टर्म चाहिए या शॉर्ट टर्म नीड के लिए चाहिए। तो यहाँ पे नीड भी मैटर करती है बाबू, कि शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए, ओके।
फिर बात करते हैं आगे, ब्रेकअप द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेप्ट। और आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस को डेप्ट में करना चाहते हो या इक्विटी। इक्विटी मतलब बेटा इक्वल टू ओनर फंड, ओनर का जो पैसा होता है ना वो। एंड ऑल आइटम इन द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, फिर ये देखा जाएगा कि कितने हमारे ऑल आइटम्स कैसे हैं हमारे प्रॉफिट लॉस में, कि हमें वो प्रॉफिट दे रहे हैं लॉस दे रहे हैं। ओके चलो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, ठीक है, फाइनेंस मैनेजमेंट के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। सबसे पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखना, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्ट होता है मैक्सिमाइज करना वेल्थ ऑफ ओनर, ओनर की वेल्थ को मैक्सिमाइज मतलब ज्यादा से ज्यादा ओनर को डिविडेंड कमा के देना या प्रॉफिट करके देना, ठीक है, लॉन्ग रन। एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं हम इसको। कौन सा कॉन्सेप्ट कहते हैं बेटा, मैक्सिमाइज, ठीक है, कॉन्सेप्ट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट हम इसको कहते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने ओनर के कैपिटल को मतलब उसके फंड को या उसके प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक ऐसे ऊंचाई पे लेके जाने की कोशिश करते हैं ताकि उसका डिविडेंड की क्वांटिटी बढ़ जाए। वही अगर हम बात करें ओनर ऑफ द कंपनी आर शेयर होल्डर्स, जो ओनर होते हैं वो कौन होते हैं, हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स। एंड द टर्म वेल्थ रेफर्स, यहाँ पे जो वेल्थ है वो क्या रेफर करती है, वेल्थ ऑफ ओनर रिफ्लेक्टेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ देयर शेयर्स। वेल्थ का मतलब बाबू यहाँ पे ये होता है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स है, उन शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स है उनका प्राइस क्या है एक्चुअल में मार्केट में, ठीक है, क्या रेट चल रहा है उनका, उसे हम कहते हैं वेल्थ। ओके ओके, तो हमेशा ये कोशिश रहती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कि शेयर्स की कीमत हमेशा बढ़ी, ठीक है, बढ़ती जाए इंक्रीज हो, कहां पर, मार्केट के अंदर, जिससे वेल्थ बढ़ेगी। ओके आगे देखते हैं, अदर ऑब्जेक्टिव भी है कुछ बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जैसे कि सबसे पहला इंश्योर करना है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एट द रीजनेबल कॉस्ट, एक रीजनेबल कॉस्ट पे फंड अवेलेबल होना चाहिए फार्म के लिए। दूसरा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए फंड का, इफेक्टिव मतलब सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो फंड का, और सेफ्टी ऑफ फंड, फंड की सेफ्टी हो, ठीक, एंड मेंटेन लिक्विडिटी एंड सोल्वेंसी, और लिक्विडिटी और सोल्वेंसी भी मेंटेन करने की एक जिम्मेदारी होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। देखो सोल्वेंसी क्या होता है कि फार्म ने पैसा ले लिया किसी से मान लो उधार, तो उसको वापस करने के लिए उसके पास अमाउंट होना चाहिए, मतलब रीपेमेंट के टाइम पे डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कोई भी उसके, ठीक है, कहीं पता लग रहा है रीपेमेंट के टाइम पे वो डिफॉल्ट हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो वो नहीं होना चाहिए, क्लियर, क्योंकि उससे उसको नुकसान हो सकता है। तो ऐसा, तो सोल्वेंसी और लिक्विडिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए फार्म की अपने डेट को लेकर, तो ये भी मेन मतलब एक ऑब्जेक्टिव होता है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब देखो बेटा हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंशियल डिसीजंस की बात करेंगे, फाइनेंशियल डिसीजन जो कि हमारे कुछ टाइप्स के होते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। सबसे पहला हमारा फाइनेंशियल डिसीजन होता है बाबू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है, ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेटेड टू डिसीजन, ये रिलेट करता है किन डिसीजन से, कि अबाउट हाउ द फार्म्स फंड, जो फार्म का फंड हमने करा इकट्ठा उसको हम कैसे इन्वेस्ट करें डिफरेंट एसेट्स में, ठीक है, डिफरेंट एसेट्स में किस तरीके से इन्वेस्ट करें उसको, एंड डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है उनमें किस तरीके से खर्च करें उस पैसे को, तो ये होता है बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। डन, चलो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के दो कंपोनेंट्स होते हैं बाबू, दो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, सबसे पहला कंपोनेंट वर्किंग कैपिटल डिसीजन, ठीक है, दूसरा होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन में क्या होता है, देखो वर्किंग कैपिटल डिसीजन में हेल्प टू मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी, बेटा वर्किंग कैपिटल डिसीजन में क्या होता है, ये मेंटेन करने में मदद करता है हमें अर्निंग कैपेसिटी, हमारी मतलब जो अर्निंग कैपेसिटी होती है उसको स्टेबल बनाने की कोशिश करता है इसके अंदर। उसके बाद और आपको मैं बता देता हूँ वर्किंग कैपिटल का मतलब है बेटा जो आपके करंट, जो मान लो करंट ईयर मतलब एक तरीके से मान लो विद इन द 1 ईयर के लिए होता है जो, ठीक है, कैपिटल यूज, उसको हम कह सकते हैं ये वो बजट होता है हमारा वर्किंग कैपिटल बजट, ठीक है। और जो हमारा दूसरा है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये वो होता है जो हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं ना, ठीक है, मतलब मोर देन 1 ईयर से ज्यादा जो डिसीजन लेते हैं हम कैपिटल इन्वेस्ट करने का वो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें विद इन द 1 ईयर वाले, शॉर्ट टर्म वाले की। उसका कंसर्ट विद द डिसीजन, ठीक है, विद द रिस्पेक्ट टू, जैसे कि लेवल ऑफ कैश क्या होना चाहिए हमारे पास फार्म में, इन्वेंटरीज क्या होनी चाहिए, और डेप्टर्स, ठीक है, हमारे डेप्टर्स आपको पता ही हमारे लिए एसेट्स होते हैं तो वो, एंड ये डे टू डे वर्किंग को क्या करता है, इफेक्ट करता है, हमारे जो वर्किंग कैपिटल होगा बेटा ये हमारी डे टू डे जो वर्किंग होती है हमारे फार्म की ना उसको इफेक्ट करता है। उसके बाद इन्फ्लुएंस लिक्विडिटी, और हमारी लिक्विडिटी को भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। और एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके, साउंड्स एंड वर्किंग कैपिटल के, पहला एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट होना चाहिए, और रिसीवेबल्स मैनेजमेंट होना चाहिए।
ये तीन बड़े, ठीक है, ये तीन बड़े, ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ओके बाबू, अब यहाँ पे देखो कैपिटल बजटिंग डिसीजन, सबसे पहले लीड्स टू बी इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। ये बेटा इसलिए होता है, देखो ये किस लिए था, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए वाला, ठीक है, जो आपका था वर्किंग कैपिटल डिसीजन। और कैपिटल वर्किंग जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, ये अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए होता है। ओके, ये बढ़ाएगा अर्निंग कैपेसिटी हमारी। इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज पहला साइज एंड कॉम्पिटिटिवनेस जो होती है बिजनेस की, उसको इफेक्ट करता है ये, ठीक है। उसके बाद इन्वॉल्व यूज कॉस्ट, इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। और इरिसीवेबल एक्सपेक्ट द यूज कॉस्ट, इतना पैसा लगाने के बाद भी इसमें आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि ये आपको वापस मिलेगा। ओके, एग्जांपल जैसे कि मान लो आपने इन्वेस्टिंग कर दिया न्यू एसेट्स में, या सेटिंग अप कर दी न्यू बिजनेस, या एक्सपेंशन कर लिया बिजनेस का, या मॉडर्नाइजेशन कर लिया बिजनेस को, कर दिया, पैसा लगा दिया, पर अब जरूरी नहीं है कि आपको उसका रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो ये था बेटा कैपिटल बजटिंग डिसीजन। दोनों में डिफरेंस काफी पूछा जाता है, इसलिए डिफरेंस यहाँ पे कराया मैंने आपको। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, जो हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन है ना, उसको कुछ फैक्टर्स हमारे इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर कैश फ्लो कितना है हमारे मतलब फार्म का, दूसरा रेट ऑफ रिटर्न क्या है, देन इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है हमारा। देखो कैश फ्लो मतलब कितना कैश हमारा आ रहा है, कितना कैश हमारा जा रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो क्या हो रहा है कैश का, ठीक है, वो हो गया इसके अंदर। दूसरा हमारा बेटा यहाँ पे कह रहा है रेट ऑफ रिटर्न, मतलब हमने जो इन्वेस्ट करा है उस पर कितना परसेंट हमें प्रॉफिट होगा, वो हो गया हमारा रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, कितने परसेंट में मतलब प्रॉफिट होगा वो। और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के अंदर यही चीज आती है कि कैश फ्लो क्या रहने वाला है, रेट ऑफ रिटर्न क्या रहने वाला है, ये इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होता है। ओके, तो ये तीनों ही, ठीक है, फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन को। ओके, चलो अब दूसरे डिसीजन की बात करते हैं हम, फाइनेंसिंग डिसीजन, जो हमारा फाइनेंस से रिलेटेड होगा। ओके, देखो दिस आर द डिसीजन, ये वो डिसीजन है बेटा जो विद रिस्पेक्ट टू क्वांटम ऑफ द फाइनेंस एंड कंपोजिशन ऑफ फंड। इसमें क्वांटम ऑफ फाइनेंस मतलब कितनी क्वांटिटी में फाइनेंस चाहिए, कितनी क्वांटिटी में फंड चाहिए हमें, और किस कंपोजिशन में चाहिए, एंड फ्रॉम द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म सोर्सेज से चाहिए, वो हमें डिसाइड करना होता है इसके अंदर। क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर दो सोर्सेज होती है, एक हमारी क्या होती है, एक एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है, दूसरा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के बेसिस पे हम करते हैं इसको, फिर रिस्क के बेसिस पे करते हैं कि किसमें रिस्क ज्यादा है किसमें रिस्क कम है। देन उसके बाद चीपर कॉस्ट किसकी है, चीपर कॉस्ट किसकी नहीं है, उस चीज के बेस पर हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं और उस पर डिसीजन हम मेक करते हैं ना। तो वही चीज यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ फाइनेंस में। तो देखो यहाँ पे फाइनेंसिंग डिसीजन में इन्वॉल्व क्या होता है बेटा, सबसे पहली बात इन्वॉल्व होती है डिसीजन वेदर और नॉट टू यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओनरशिप और बोरो फंड। डिसीजन देखो ऐसा हो सकता है कि कई बार हम ओनर का फंड मतलब जो हमारा इक्विटी है वो, और कई बार हम डेब्ट फंड, दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। ओके, और कई बार हम इसको मिक्स ना कर अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। पहली चीज जो इन्वॉल्व होती है फाइनेंसिंग डिसीजन में वो ये होती है। ओके, दूसरी होती है अगर हम दोनों को एक साथ कर रहे हैं तो डिटरमाइन करेंगे प्रीसाइज रेशो, एक रेशो कि हम किस रेशो में किस फंड को ज्यादा यूज करेंगे, जैसे कि डेब्ट को ज्यादा यूज करेंगे या फिर इक्विटी को। ओके, चलो ये दो बातें इन्वॉल्व होती है हमारी फाइनेंसिंग डिसीजन में। डन, अब हम बात करते हैं आगे, फर्म नीड अ जूडियस मिक्स ऑफ डेब्ट, हमें एक जूडियस मिक्स ऑफ डेब्ट चाहिए, ठीक है, मतलब मिक्स ऑफ डेब्ट का मतलब है बाबू कि डेब्ट और इक्विटी का मिक्सअप जो करा है वो एक अच्छी उसमें होना चाहिए, ठीक है, एक अच्छी रेशो में होना चाहिए। ये नहीं कि इक्विटी ज्यादा हो गई या फिर डेब्ट ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक प्रीसाइज मतलब रेशो होनी चाहिए आपके लिए, ठीक है। जैसे ही देखो डेब्ट में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डेब्ट समझो, डेब्ट इन्वॉल्व फाइनेंशियल रिस्क बिल्कुल इन्वॉल्व होता है, ठीक है, रिस्क डिफॉल्ट हो सकता है पेमेंट का, बिल्कुल हो सकता है, क्या पता आप बोरो आपने जिससे पैसा करा आप उसका पैसा नहीं दे पा रहे, ठीक है, उसका जो मेन है पैसा जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो नहीं पे कर पा रहे आप उसको, उसके बाद रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट में आप क्या रहेगा, इधर उधर हो गया आपका, नहीं दे पाए, ये होता है डेब्ट के अंदर जो जो चीज इन्वॉल्व, रिस्क भी इन्वॉल्व होगा, डिफॉल्ट पेमेंट का भी रिस्क होगा। देन उसके बाद शेयर होल्डर फंड्स में इन्वॉल्व नो फिक्स कमिटमेंट, लेकिन शेयर होल्डर फंड में कोई कमिटमेंट फिक्स्ड नहीं होती, ठीक है, और यहाँ पे पेमेंट ऑफ रिटर्न और रीपेमेंट जो होती है कैपिटल की उसमें कोई ज्यादा हमें रिस्क नहीं होता। तो ये कुछ मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हमारे डेब्ट को लेकर और इक्विटी को लेकर मतलब जो शेयर होल्डर का फंड है उसको लेकर कैसा रिस्क होता है, रिस्क के बेस पे मैंने आपको ये बांट के दे दिया। चिपर में बताता हूँ, देखो चिपर्स के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने। अगर देखो चिपर के बेस पे मैं बात करूं तो चिपर्स के बेस पे बेटा आपका जो डेब्ट वाला है वो ज्यादा चिपर्स होते हैं, मतलब सस्ता पड़ता है आपको, ठीक है, डेब्ट वाला जो फंड होगा वो सस्ता पड़ेगा।
और वहीं अगर इक्विटी की मैं बात करूं तो इक्विटी वाला फंड आपको महंगा पड़ता है, ठीक है, इतना याद रखना। ओके, चलो आगे बात करते हैं ओनरशिप फंड वर्सेस, ठीक है, डेप्ट फंड। दे कैन बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर। हम डेप्ट फंड को और ओनरशिप मतलब ओनर के फंड को कुछ बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। पहला बेस जैसे कि इंटरेस्ट या डिविडेंड के बेस पर, ठीक है, और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल के बेस पर, देन टैक्स डिडक्टिबिलिटी या फिर रिस्क एंड फ्लोटेशन कॉस्ट, इनके बेस पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, इनको कंपेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे टैक्स डिडक्ट अवेलेबिलिटी आई है, इसके अंदर क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं, अगर हम अपने फार्म में ना शेयर होल्डर्स का फंड लगाएंगे तो हमें टैक्स में बिल्कुल भी कंसेशन नहीं दिया जाता सरकार की तरफ से। बट अगर वही हम डेप्ट का लगाएंगे तो हमें टैक्स डिडक्टिबिलिटी की फायदा मिलेगा। ओके, क्योंकि हम इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं तो सरकार हमें क्या करती है, थोड़ा उसमें छूट दे देती है फिर टैक्स के अंदर। डन, तो ये फायदा होता है हमें, ठीक है, बाहर से खाने में कैपिटल। और ध्यान रखना, कई बार अगर हम बाहर से लेंगे पैसा तो हमारा, ठीक है, मान लो पर, ठीक है, अर्निंग पर शेयर हमेशा बढ़ती है, अर्निंग पर शेयर हमेशा इंक्रीज होती है हमारी, तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है इसका, ठीक है। और जो ये अर्निंग पर शेयर वाला मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, इंडिविजुअली इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको अलग से, ठीक, इस चैप्टर में बस बताऊंगा पर पढ़ाऊंगा अलग से इसको। ओके, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है इसलिए। फैक्टर इफेक्टिंग, कौन से फैक्टर है जो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। पहला कॉस्ट, दूसरा कैश फ्लो पोजीशन क्या कंपनी की, फिर से स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट क्या कंपनी का, और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, तो जो सैलरी वगैरह जाती है, इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह का जो खर्चा होता है वो सब, ठीक है, वो सब हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को क्या करता है बाबू, इफेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे डिविडेंड डिसीजन, तीसरा डिसीजन आ गया हमारा फाइनेंशियल, क्लियर, डिविडेंड डिसीजन। इसमें क्या होता है, देखो डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड क्या होता है, एक पोर्शन होता है, एक हिस्सा होता है किसका, प्रॉफिट का, एंड विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसको, शेयर होल्डर्स को। डन, एंड द डिसीजन इन्वॉल्व हियर इज हाउ मच प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। तो इसके अंदर डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है कि कितना प्रॉफिट अर्न करना है हमें। ओके, दूसरा आफ्टर पेइंग टैक्स, टैक्स पे करने के बाद, ओके ध्यान रखना, टैक्स पे करने के बाद की बात कर रहा हूं प्रॉफिट की, एंड इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स को। तो हाउ मच शुड बी रिटर्न रिटेन इन बिजनेस, और कितना हमें अपने बिजनेस में रिटेन रखना है, मतलब कितना हमें देना है प्रॉफिट अपने पार्टनर्स को और कितना हमें अपने बिजनेस में रिटेन रखना है, उस चीज का जो डिसीजन होता है बेटा, वो डिसीजन होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। ओके, चलो अब इसके भी कुछ फैक्टर होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, जल्दी से बताता हूँ। सबसे पहले एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, स्टेबिलिटी अर्निंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कैश फ्लो पोजीशन, शेयर होल्डर प्रेफरेंस, टैक्सेस पॉलिसीज और स्टॉक मार्केट रिएक्शन, अमाउंट ऑफ अर्निंग और लीगल कॉन्स्टेंट एंड कॉन्टेक्चुअल कॉन्स्टेंट आपके, ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ना कॉन्टेक्चुअल वो, और आपके लीगल कॉन्स्टेंट मतलब बेटा आपके जो कंपनी कुछ पॉलिसीज वगैरह बनाती है वो आपके, ठीक है, अमाउंट ऑफ अर्निंग कितना आपने कमाया, ठीक है, स्टॉक मार्केट रिएक्शन मतलब कि मार्केट कैसे अप है या लो है, इस वजह से टैक्सेस पॉलिसी क्या है, कितना टैक्स जा रहा है आगे, फिर उसके बाद शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस क्या है, उसके बाद यहाँ पे कैश फ्लो पोजीशन मतलब इनफ्लो आउटफ्लो कितना हो रहा है, कैश ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या रही है आपकी, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड कितना डिविडेंड हमेशा मिल रहा है, और स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अर्निंग की स्टेबिलिटी क्या है, कितनी अर्निंग आप मतलब रेगुलर कर पा रहे हो, इस चीज पे ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे डिविडेंड डिसीजन को। ओके, उसके बाद अब हम बात करेंगे, तीन डिसीजन पढ़ा दी मैंने आपको फाइनेंशियल, अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, बहुत सिंपल, देखो बस एक तरीके से प्रिपरेशन होती है फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, मतलब एक तरीके से फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बनाते हैं इसके, जैसे कि आपको कई बार आपने देखा होगा स्कूल वाले आपको क्या करते हैं, बेटा जी ये आपका ब्लूप्रिंट है, इसके हिसाब से आपके क्वेश्चंस आएंगे, इसके हिसाब से आपका ये चैप्टर आएगा, ये देते हैं ना, बस वैसे ही ब्लूप्रिंट बनाया जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट जिसे हम कहते हैं, और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए बनाया जाता है कि कहां पे कितना पैसा खर्च करना है, कितना फंड हमें यूज करना है उस चीज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू इंश्योर दैट, ये इंश्योर करता है कि इनफ फंड होना चाहिए आपके पास इन सभी ऑब्जेक्टिव को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए, एंड टू सी दैट द फर्म डज नॉट राइज द रिसोर्स अननेसेसरी, और दूसरा कि जो हमारा फर्म है वो फालतू के खर्चे ना करे, फालतू का कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे फंड वेस्ट हो जाए। ओके, इस चीज को भी ध्यान रखा जाता है इसमें। उसके बाद प्लानिंग प्रोसेस क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस क्या है, देखो सबसे पहले प्रिपेयर ऑफ द सेल फोरकास्ट, सबसे पहले सेल फोरकास्ट कराएगा कि सेल कितनी करनी है, ओके। उसके बाद डिटरमाइन किया जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, कि फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है। अब फंड की रिक्वायरमेंट दो तरीके से देखी जाएगी, फिक्स्ड
कैपिटल के लिए और वर्किंग कैपिटल के लिए, ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है। एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं हम कितना फंड लगाकर, और अमाउंट ऑफ फंड कितना इन्वॉल्व करना है और कितना लगाना है, और दिस हेल्प अस टू एस्टिमेट द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, एक्सटर्नल सोर्सेज से कितना फंड लेना है, एंड आइडेंटिफाई पॉसिबल सोर्स, और आइडेंटिफाई करना होता है और मतलब पॉसिबल सोर्सेज जिससे फंड हमें मिल सकता है, और प्रिपेयर करना होता है कैश बजट, ठीक है हमारा। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ये कुछ प्रोसेस है हमारा प्लानिंग का, ठीक है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। डन। फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा पूछी जाती है पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है, थियोरेटिकल, तो आप जरा ध्यान से समझो क्या फायदा होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का। पहला, मेक द फार्म बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, फार्म को फ्यूचर के लिए अच्छा खासा प्रिपेयर कर देती है, क्लियर। दूसरा, हेल्प्स इन द अवॉइडिंग बिजनेस शॉक और सरप्राइज, अचानक से कोई शॉक हो या सरप्राइज आए बिजनेस के अंदर, उसको सहन करने की क्षमता या एक बात बताओ सहन करने का तरीका दे देती है कि हाँ हम बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से कोऑर्डिनेट करने में मदद करती है, रिड्यूस करती है वेस्ट और डुप्लीकेशंस ऑफ एफर्ट्स और गैप्स इन प्लानिंग, ओके, एंड लिंक्स, और लिंक करती है हमारे प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ, और प्रोवाइड करती है लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन, और साथ में मेक्स एवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस इजियर, और हमारी परफॉर्मेंस को भी इजियर बनाती है और अच्छा बनाती है, ओके। ये कुछ कह सकते हो आप इंपॉर्टेंस है हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग की, ओके, समझ में आया, ठीक है। आगे देखते हैं अब हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, और फाइनेंशियल प्लानिंग में डिफरेंस क्या है। कई बार डिफरेंस आता है तो बच्चे कर नहीं पाते, तो यहाँ पे मैंने दे दिया है डिफरेंस। सबसे पहले मीनिंग के बेस पे अगर मीनिंग की बात करूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, एफिशिएंट, इक्विलाइज या यूटिलाइजेशन करना या डिस्पोजल करना अपने सरप्लस को, ठीक है, स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन सही से काम कर सके, उसके लिए जब हम फंड को क्या करते हैं सही तरीके से यूज करते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको पता ही है, ये एम्स होता है स्मूथ ऑपरेशन का, जो हम फोकसिंग करते हैं ऑन द फंड रिक्वायरमेंट, अपने फंड की रिक्वायरमेंट पे और अवेलेबिलिटी एट द लाइट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर हम चेक करते हैं कि हमें कहां से फंड मिलेगा, कितना फंड मिलेगा, कहां उसका यूज करना है, ये सब। स्कोप क्या है बेटा, वाइडर स्कोप है, क्योंकि इंक्लूडिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो फाइनेंशियल प्लानिंग ऑलरेडी इंक्लूड होती है, इसलिए वाइडर स्कोप है। ये नैरो स्कोप है क्योंकि इज वन ऑफ द सेगमेंट, क्योंकि ये तो खुद एक सेगमेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि बस शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाया जाए, और यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि टाइमली अवेलेबिलिटी देखी जाए फंड की, कि टाइम टाइम पे कहां से हमें अवेलेबिलिटी होगी, फंड कहां से मिलेगा, पैसा कहां से मिलेगा हमें, ओके। तो ये कुछ डिफरेंस है हमारा बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के बीच में। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में बात करते हैं। देखो फाइनेंशियल लिवरेज होता क्या है, एक तरीके की प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ इन ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर, क्लियर। अब देखो इसका होता क्या है फॉर्मूला, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। सिंपल सा फॉर्मूला है कि डेप्थ देन डिवाइडेड बाय इक्विटी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, क्लियर। आगे देखो, ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, और बेटा हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग कर रहे हैं हम किसके साथ, इक्विटी पे। एंड या इसको फिर हम कैपिटल गियरिंग भी कहते हैं, कैपिटल गियरिंग बोलो या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलो या फिर लिवरेज बोलो, फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है, कुछ भी बोल लो, तीनों ही चीज एक ही है। कॉस्ट ऑफ फंड क्या होती है, किसके इक्वल होती है कॉस्ट ऑफ फंड, कॉस्ट ऑफ डेब्ट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को अगर मैं सम कर दूं तो ये होती है मेरी कॉस्ट ऑफ फंड के बराबर। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है बेटा, इंक्रीज अगर होता है तो कॉस्ट ऑफ फंड डिक्लाइन होने लग जाती है, ध्यान रखना। अगर लिवरेज इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ फंड डिक्लाइन होने लग जाएगा। डेब्ट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फंड, और डेब्ट सबसे ज्यादा चीपर फंड होता है हमारे फर्म के लिए, जैसे कि अभी मैं ऊपर आपको बता ही चुका हूं। उसके बाद इट रेफर्स टू यूज एनी सोर्स, और ये किसी भी सोर्स का यूज कर सकता है फॉर फाइनेंशियल, मतलब फंड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, और कैरी द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करता है, इसको लेता है। मतलब कोई भी फंड अगर ये लेगा ना किसी से, ठीक है, तो एक फिक्स रेट कर लेगा पहले, इस रेट पे भाई मुझे फंड चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज करेगा आपकी अर्निंग कैपेसिटी को, और रीजन फॉर द हायर ईपीएस, ईपीएस का मतलब है बेटा अर्निंग पर शेयर, ठीक है, और अर्निंग पर शेयर को ये क्या करेगा, इंक्रीज करता है। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है तो इसका मतलब मैक्सिमाइजेशन हो रहा है किसका, वेल्थ का, शेयर होल्डर्स की, ओके। उसके बाद देखो विद द डेप्ट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट, और ये तभी हो सकता है जब रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा है किसके मुकाबले, रेट ऑफ डेप्ट के मुकाबले।
मतलब जो हमने डेप्ट मतलब कर्जा लिया है, उधार लिया है जिससे, उस पर हम इंटरेस्ट कम दे रहे हैं और हमारा जो रिटर्न है ना इन्वेस्टमेंट पे वो ज्यादा मिल रहा है। उसका मतलब ये है, ठीक है, कि अगर इंटरेस्ट रेट हमारा ज्यादा है जो हमें मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, तो हमें फायदा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन डेप्ट इज टैक्स डिडक्टिबल एंड एज सो हैवर द देयर सेविंग द ओन अमाउंट ऑफ इनकम। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपको पता है इंटरेस्ट पे होता है डेप्ट पे, तो टैक्स डिडक्टाइल होता है, मतलब टैक्स हमारा कम घट जाता है टैक्स, मतलब तो उस टाइम पे हमें क्या होता है, हमारा थोड़ा अमाउंट बच जाता है इनकम का, तो ये हमें फायदा देता है। और टैक्स दैट कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू पे, और आपको पता है कंपनी को जरूरत होती है पे करना टैक्स। तो उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जो लेजर व्हेन द फंड इज राइज्ड, ठीक है, तो ये होता है बेटा ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद कितना पैसा आपके पास बचा। उसके बाद यूज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कहां पे यूज होता है, देखो इन्वॉल्व द रिस्क, रिस्क इन्वॉल्व होगा टू इक्विटी शेयर होल्डर को, बिकॉज क्योंकि आपको पता है अगर स्मॉल चेंज इन ईबीआईटी, अगर स्मॉल चेंज आया अर्निंग बिफोर, ठीक है, इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, कम आया तो समझ जाओ लॉस हो सकता है, किसको, हमारे शेयर होल्डर्स को, क्लियर, तो अर्निंग पर शेयर कम हो सकती है। उसके बाद बेनिफिट क्या होगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे बेटा, अवेलेबल ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन, कुछ ही कंडीशंस में अवेलेबल होती है, जैसे कि रेट ऑफ अर्निंग क्या है, हायर है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से जब पे, या फिर मान लो कंपनी की जो अर्निंग है वो स्टेबल है, एकदम रेगुलर है, क्लियर, और सफिशिएंट फिक्स एसेट्स है कंपनी के पास अपनी सिक्योरिटी को लेंडर करने के लिए, मतलब लेंडर्स को देने के लिए, ओके, तभी हो सकता है सब। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, हम देखो कैपिटल स्ट्रक्चर टू मिक्स बिटवीन ओनर और ब्रो फंड, जो मतलब हमारा ओनर का फंड है और बोरो फंड है ना हमारा, उसको जब हम मिक्स कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, और इसे हम कई बार इक्विटी एंड डेप्ट भी कहते हैं, क्लियर। फैक्टर्स कौन से हैं, वही कैश फ्लो पोजीशन क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, कॉस्ट डेप्ट क्या है, और टैक्स रेट फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है। अब देखो बेटा ये सारी की सारी रेशोस क्या करती है, इफेक्ट करती है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये रेशोस मैंने आपको इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि ये रेशोस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए आपके फिलहाल भी, तो इसलिए मैंने इनको एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैंने कराया नहीं आपको, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इनमें से कोई एक आधे रेशो इंपॉर्टेंट हुई तो मैं उसको जरूर बना दूंगा, उसके ऊपर वीडियो और करा भी दूंगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लो इस बात की। तो इन रेशोस से क्या होता है, ये इफेक्ट होता है कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा। अब हम बात करेंगे बेटा मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मैनेजमेंट कैसा होता है फिक्स्ड कैपिटल का, देखो ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, इसे हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं और कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को। और इसके अंदर इन्वॉल्व होता है बेटा एलोकेशन करना कि फार्म के कैपिटल को किस तरीके से एलोकेट किया जाए डिफरेंट प्रोजेक्ट पे या डिफरेंट एसेट्स पे फॉर द लॉन्ग टर्म। फीचर्स क्या हो सकते हैं, परमानेंटली इन्वेस्ट कर दिया गया बिजनेस में, इनकम जनरेट करके दे रहा है, नॉट मीन फॉर रीसेल, रीसेल के लिए हमने नहीं रखा इसको, इफेक्ट करता है हमारी ग्रोथ और प्रोस्पेक्टस को, हमारे इन्वॉल्व लार्ज इन्वेस्टमेंट, मतलब पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है, और फाइनेंस होता है लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा, और रिकवरेबल है, मींस आपको इसको रिकवर नहीं कर सकते कि आप सोच रहे हो कि इन्वेस्ट करते रिकवर हो जाएगा, नहीं, ठीक है, ये रिकवर नहीं होगा क्योंकि आपके बिजनेस को प्रोस्पेक्ट करने के लिए, मतलब आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए करा आपने ऐसा, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा इंपोर्टेंस क्या है कैपिटल बजटिंग की। सबसे पहले लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के हिसाब से, और लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इसमें इन्वॉल्व होता है, रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, और इरिसीवेबल है, मींस आप इसको वापस पा नहीं सकते, मतलब इरिकवेबल, ठीक है, आप इसको रिकवर नहीं कर सकते वापस। फैक्टर कौन सा जो इसको इफेक्ट करता है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है आपका, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, कितने बड़े स्केल पे आप ऑपरेशन मतलब काम कर रहे हो, टेक्नोलॉजी कौन सी चॉइस करी है आपने, टेक्नोलॉजी अपग्रेड, आपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करा या नहीं करा, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या आपका, डाइवर्सिफिकेशन क्या आपके, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स क्या आपके, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन क्या आपका, ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को, ओके। अब बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए होता है हमारा, ठीक है, जो मतलब विद इन द 1 ईयर, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है ये, और ये मीट करता है हमारे डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बस। और इसको इफेक्ट कौन करता है बेटा, जैसे कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस साइकिल, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, सीजनल फैक्टर, प्रोडक्शन साइकिल, क्रेडिट अलाउड कितना है, और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स या लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है, ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन को, ओके। चलो तो बेटा ये हमारा क्या हुआ, चैप्टर खत्म हो गया पूरा, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कोई डाउट भी हो ना बच्चों, छोटा सा भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे। और जो मैंने आपको रेसोर्स बोली है कि वो रेशोस इफेक्ट करके मैंने कराया नहीं है, क्योंकि देखो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से कोई इंपॉर्टेंट हुई तो मैं करा दूंगा, टेंशन मत लेना। और अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं,
उसकी वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी, ठीक है, वो भी आप कर लेना, पेपर से पहले आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। और अब भी अगर इसके अंदर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि इंपोर्टेंट चैप्टर देखो, डाउट नहीं रहना चाहिए पेपर से पहले। चलो तो फिर अगले चैप्टर में मिलेंगे आपको, ठीक। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, ठीक है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार, इतनी छोटी छोटी वीडियोस बन रही है आपकी 30-35 मिनट की, पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है, उसको शेयर करो अच्छे से, ठीक है। चलो तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आपको बाय।